ये क्लास देख रहे सभी अभ्यर्थियों का आशु कोचिंग अकेडमी में स्वागत है। मैं आपकी रूपाली मैम आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी लेखपाल परीक्षा से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हिंदी सिलेबस की क्लास। इस क्लास में हम आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हिंदी सिलेबस के लगे सभी विषय बिंदुओं को समझते हुए चलेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। कल की क्लास में हमने जाना था कि औपचारिक और अनौपचारिक किसे कहते हैं। तो जो विद्यार्थी आज पहली बार कक्षा को देख रहे हैं वो इससे पूर्व हुई कक्षाओं को अवश्य देख लें, ताकि आप अपने विषय से जुड़ते हुए चलें, प्रश्नों को जानते हुए चलें। तुम्हारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। इसके आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा जाने वाला पत्र। बी, अंक तालिका की नई प्रति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड को लिखा जाने वाला पत्र। सी, अवकाश के लिए विद्यालय प्राचार्य को लिखा गया आवेदन पत्र। डी, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र। तो ऑप्शन डी में हम देखते हैं कि पुत्र के लिए पिता द्वारा बधाई पत्र दिया गया है। और कल हमने अपनी क्लास में समझा था कि औपचारिक जो पत्र हैं वह व्यवसाय से संबंधित लिखे जाते हैं, और अनौपचारिक पत्र जो हैं वो आप अपने मित्रगण को, पारिवारिक जनों को लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका पारिवारिक, तो इसलिए यह पत्र जो है वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसी के साथ साथ हम इस विषय बिंदु से संबंधित एक अन्य प्रश्न को समझेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि DO लेटर का पूरा नाम क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पूरा नाम है और हिंदी में इसे बोलते हैं अर्ध शासकीय पत्र। सभी बच्चे इसे नोट कर लें, क्योंकि यह है आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है 2022 की। यह पत्र सरकारी पत्र होता है और यह किसी कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकर्षित करना हो या आदेश देना हो तो लिखा जाता है। ठीक है। और यह पत्र जो आपका DO पत्र है, इसमें औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता, मतलब आप अनौपचारिक रूप से इस पत्र को लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहित स्वरों का युग्म सही है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रहित स्वर किसे कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के वे स्वर जो किसी अन्य भाषा से या दूसरी भाषा से अपनाए गए हैं। दूसरी भाषा से, तो इसे भी आप अपने नोट्स में लिख लें कि दूसरी भाषा से अपनाए गए शब्द क्या कहलाते हैं, ग्रहित या आगत। तो आप देखते हैं कि आपका जो ऑफिस वाला आ है यह दूसरी भाषा से अपनाया गया है, लेकिन इसके साथ इन्होंने आहा दे दिया, तो इसमें कोई भी स्वर ठीक नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया तो इसके साथ इन्होंने खा दे दिया, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आपका वास्तविकता अगर शब्द पूछ लेता है और सिंगल शब्द देता है तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ओनली ये। अभीष्ट का सही संधि विग्रह क्या है, संधि विच्छेद क्या है। अगर इस शब्द को हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे अलग अलग तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला दे रखा है अभी प्लस ईस्ट, दूसरा दे रखा है अभी प्लस ईस्ट, तीसरा दे रखा है अभी प्लस इष्ट, चौथा दे रखा है आपका अभी प्लस इष्ट। तो आप देख रहे हैं कि आपके अभीष्ट शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम इसे करेंगे
अभी प्लस इष्ट में। यहाँ आपका छोटी ई प्लस छोटी ई से बनेगा बड़ी ई, तो यहाँ पे हो गया दीर्घ संधि। जब सेम स्वरों को मिलाने से दीर्घ स्वर मिले या आ बराबर आ प्लस आ और आ, ठीक है, या ई प्लस ई मिलाने से बनेगा बड़ी ई, क्योंकि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। तो जब भी इस तरह का हमारा होता है तो वहाँ पे दीर्घ संधि होता है, मतलब सेम स्वर। तो आपका दीर्घ संधि होगा और इसमें आपके आ ई उ यही स्वर आते हैं। महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप है। पहले पूछा था आपसे विच्छेद, अब पूछा है संधि, मतलब इनको जोड़ने पर क्या बनेगा। तो यहाँ पे महा प्लस ओजस्वी, तो यहाँ से निकला आपका बड़ा आ, यहाँ से निकल रहा है ओ, जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा औ। तो ये जब कंडीशन आती है आपकी तब होता है आपका वृद्धि संधि। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट है। इसी तरह की कंडीशन आपकी आ या आ प्लस ए या ए के साथ आ सकती है और बनेगा आपका बड़ी ए। तो ये भी आपकी वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। तो आपके आई औ ओ ए ये दोनों ही आपकी वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसी से आपका एक अन्य शब्द बनता है महोसद परमो जोशी, ठीक। नवरत्न किस समास का उदाहरण है। तो आपकी अब तक 4 क्लास हो गई हैं, जिसमें से मैं 3 क्लासेस में ये बात बहुत बारीकी से विस्तार पूर्वक बता चुकी हूँ कि समास की परिभाषाएं क्या हैं। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी समास में प्रथम पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में आपका योजक चिन्ह आ जाता है और द्विगु समास में आपकी संख्या आ जाती है। जहाँ पे संख्या है वहाँ क्या होता है, द्विगु समास। तो आपका प्रश्न में दे रखा है नवरत्न, अर्थात 9 रत्नों से युक्त। तो आपकी संख्या आ गई 9, तो इसका राइट आंसर होगा द्विगु समास। योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है। तो मैंने डेफिनेशन अभी आपको सबकी क्लियर कराई हैं। तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। यह आपकी 2 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, एक यूपी SSSC और तीसरा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भी से 2015 में पूछा जा चुका है। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि वे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं अध, आधि, अधि, अध। तो अध्यक्ष में लगता है आपका अधि, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो ये शब्द को हम तोड़ लेते हैं। तो पर प्लस अधीन, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा आपका पर, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो कल की क्लास में हमने संज्ञा की सभी प्रकारों की भी परिभाषाएं पढ़ी थी, तो इसमें आपका आ जाएगा जातिवाचक। अहेर का तत्सम शब्द है।
इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके आखेट, आभीर, अलग्न, अनर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आखेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो जो सुंदरता है वह आपके गुण को बता रही है। तो जो गुण है वो किस में आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरता। वीरों की तलवारों मयानों से लपलपाती सी निकलकर दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर देती थीं। इस वाक्य में लपलपाती शब्द है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं केवल देशज शब्द, केवल विदेशी शब्द, केवल संथाल जाति से आगत देशज शब्द, द्रविड़ जाति से आगत शब्द, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा देशज शब्द। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा पुरुषवाचक। अब इसकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है। पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? पहला है आपका पुरुषवाचक, बी है आपका निश्चयवाचक, सी है आपका निजवाचक और डी है आपका संकेतवाचक। तो ये अपने खुद की ओर संकेत कर रहा है कि मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। तो जब भी सर्वनाम में अपनी ओर मतलब जो सर्वनाम है वह अपनी ओर इशारा करता है किसी भी शब्द का प्रयोग करके, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। 1 लीटर दूध दो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सार्वजनिक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो 1 लीटर दूध दो, इसमें हमें पता चल रहा है कि इस वाक्य में किसी वस्तु की नाप या तोल की ओर संकेत किया जा रहा है या बताया जा रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा? परिणामवाचक। इससे हमें पता चल रहा है कि वो जो दूध ले रहा है वह कितना ले रहा है। और ये अपने आप में 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित, जिसे निश्चय बोलते हैं, निश्चय और अनिश्चय। तो निश्चय में आपकी संख्या आ जाएगी कि आधा किलो दो, 2 गज ज़मीन दो, जबकि अनिश्चय में आपका आएगा थोड़ा, बहुत, कम, सब कुछ। ठीक। इजराइल ने लड़ाई लड़ी इस वाक्य में क्रिया है सामान्य क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के हमारे प्रश्न में आपको 5 ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं। तो बेटा इसका सही आंसर होगा सजातीय क्रिया। जब कर्म और क्रिया एक ही धातु के बने जब कर्म और क्रिया पद एक ही धातु के बने हैं तो वहाँ पे सजातीय क्रिया होती है। जब आपका फिर नोट कर लीजिए, जब कर्म और क्रिया पद एक ही धातु के बने हों तो वहाँ पे आपका सजातीय क्रिया होता है। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिपाही तेज दौड़ता है। ऑप्शन बी सिपाही युद्ध में लड़ता है। ऑप्शन सी सिपाही चोर पकड़ता है। ऑप्शन डी सिपाही बहुत कम सोता है। इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे तो हमें आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्म
कर्म एक व्यक्ति करता है और उसका फल दूसरे को मिलता है। या जिस क्रिया के व्यापार का संचालन, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन करता है और प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ता है। वहाँ आपकी सकर्मक क्रिया होती है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में सिपाही चोर को पकड़ता है, तो सिपाही को पकड़ा चोर ने। तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द का कौन सा अव्यय है? विस्मयादिबोधक, संबोधक, निपात, संयोजक। निपात को अन्य जिस नाम से जानते हैं तो वह नाम है अवधारक। जब किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह आपके निपात या अवधारक कहलाते हैं। तो वह शब्द है आपका भर, भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र। तो इस तरह के शब्द यदि आपके वाक्य में आते हैं और उसमें अव्यय पूछा जाता है तो वहाँ पे आपका निपात होगा। तुम दिन भर घूमते रहते हो, तुम ही घूमते रहते हो, केवल तुम ही घूमते हो, तुम तो घूमते रहते हो। तो इस तरह के अगर शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पे आपका निपात होगा। तो, भी, तक, केवल, ही, मात्र, भर। ठीक है। और सीधी सी बात है कि जब भी किसी वाक्य में शब्दों पर भार देने के लिए जिस अन्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ निपात या अवधारक अव्यय होगा। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? पहला ऑप्शन है समुच्चय बोधक, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक, डी विस्मयादि बोधक। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए समुच्चय बोधक। अब आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते किसे हैं? तो जिन शब्दों से समानाधिकरण है तो समान अधिकार के अंश से अर्थ यहाँ पे शब्दों से ही है कि जोड़ने का पता चलता है। दो शब्दों को हम जिनसे जोड़ते हैं, वाक्यों को जिनसे जोड़ते हैं, लेकिन उनका महत्व बराबर हो, वह समानाधिकरण कहलाएंगे। जैसे और, या, तथा, व, लेकिन, परंतु, इसलिए, अतः। ठीक। तो यदि ये शब्द दे रखे हैं, माता और पिता मेरे जीवन में समान महत्व रखते हैं। माता मेरे जीवन में महत्व रखती है लेकिन पिता भी मेरे जीवन में कम महत्व नहीं रखते हैं, अर्थात आपका अर्थ बराबर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुसुमसर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके कंदर्प, देवनदी, मनसिज, पंचशर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर होगा देव नदी। इसके अन्य हैं तो देवनदी इसका पर्यायवाची नहीं है। कंदर्प, मनसिज, पंचसर, मनोज,
पुष्प, धंबा इत्यादि आपके कुसुम सर के ही पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? कमला, ज्योति, रोशनी। बी है आपका पतंग, कुंजर, कपीश्वर। सी आपका कुटिल, दुर्जन, इंदीश्वर। डी है आपका शशि, शशांक, सुधीश। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी चंद्रमा के विकल्प दे रखे हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए है अर्कसुता, रवि, तन्यता, कालिंदी। बी है चंचरिक, दुहिता, अर्कजा। सी है आपका कालिंदी, क्षिति, शंकुत। डी है आपका रवितन्या, कालिंदी, वसुमती। तो इसमें आपके ऑप्शन ए के सारे पर्यायवाची सही हैं। इसके अलावा हम उसे कृष्णा भी बोलते हैं, केवल अर्कजा भी बोलते हैं, सूर्यसुता भी बोलते हैं। इनके अर्थों को हम समझते हैं। रवि में सूरज, तन्यता में बेटी, सूर्य की बेटी, सुता में भी बेटी ही होता है, इसीलिए सूर्य सुता भी इसे बोला गया सूर्य की बेटी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ब्लोम युग्म सही नहीं है? औचक अक्षर, डवाडोल, अस्थिर, छिड़कना, पुचकारना, झिड़कना, पुचकारना, गालिफ, खबरदार। तो इसमें ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। यहाँ अस्थिर की जगह स्थिर होगा। किस युग्म का ब्लोम रूप शुद्ध नहीं है? फिर से आपका नहीं है पूछा है, मतलब कोई 3 है जो पूरी तरह ठीक है, कोई एक ही है जो अशुद्ध है। तो संधि, समास, औदर्य, अनौदर्य, श्वास, निश्वास, उत्कर्ष, अपकर्ष। तो आप बार बार प्रश्न में अपने पढ़ रहे हैं संधि या संधि विग्रह। तो संधि के साथ समास का कोई मतलब नहीं है, यहाँ विग्रह आएगा। संधि में जोड़ना, विग्रह में अलग करना। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? शब्द युग्म और अर्थभेद। तो पहला दे रखा है आपका और, जिसका अर्थ दे रखा है दूसरा, तथा, उर, उरु, हृदय, नदी, इतर, इत्र, भिन्न इत्यादि। तो आप देख रहे हैं सभी ऑप्शन एकदम से अलग अलग दे रखे हैं। डी अपरा, अपार, दूसरी, जिसे पार ना किया जा सके। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में श्रुति संभिन्नार्थ शब्द के सही अर्थ भेद हैं? तो आपका पहला है लवण, लवन, खेती की कटाई, नमक, व्यंग, व्यंग्य, विकलांग, कटाक्ष, तरणी, तरुणी, युक्ति, सूर्य। डी है आपका अयश, अयस, अपकीर्ति और लोहा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन बी और डी, मतलब बी और डी दोनों ही ठीक हैं। यह प्रिंटिंग मिस्टेक्स की चीज़ रही है और इसमें जहाँ तक पास करने वाले सभी बच्चों को पूरे ही नंबर दिए गए होंगे, क्योंकि इसमें पेपर वालों से ही ये हुआ है कि उन्होंने 2 ऑप्शन ठीक दे रखे हैं और चुनना किसी एक को है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला पूछा गया है अनेक पद के लिए एक शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुयायी। बोलते हैं ना ये तो इनके अनुयायी हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं। तो इसका तो राइट आंसर आपका क्या आ गया, अनुयायी। अब आपका ऑप्शन है उन्हें हम समझते हैं, इससे संबंधित वह जो प्रयोग, इन्हें लिख लीजिए आप, वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव करने वाला हो।
तो इसे क्या बोलेंगे? अनुभवी। जिसे बुलाया ना गया हो। गया हो। सब नोट कर लीजिए। अनाहूत। जिसकी आशा ना की जाए। ये सबको यहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा। जिसकी आशा ना की जाए। अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है जो खाने योग्य ना हो। तो जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। ठीक। पथ संबंधी। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। पथ्य हम बोलेंगे जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो। आप नोट कीजिए, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो या रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन। तो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी वही है जिसे हम लाइटी फूड बोलते हैं। अपाच्य। अपाच्य तो आप अर्थ से ही समझ रहे हैं, जो पच ना सके या जो पचाया ना जा सके। अगला है आपका अलभ्य, जो ना मिलता हो या दुर्लभ। दुर्लभ, जो ना मिलता हो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उससे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो यहाँ पे उचित शब्द आएगा, उससे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो ये भी आपका गलत हो गया। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो ये सब आप सब लोग इस वाक्य को लिखते ही हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें दे रखे हैं कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो यह आपका ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कृपया पहले ही दे दिया, फिर बाद में भी कृपा शब्द का उपयोग किया गया है। यह बनेगा आपका आज का अवकाश देने की कृपा करें। भारत में अनेक जातियां हैं। तो यह आपका सही है। काटकर फल बच्चे को खिलाओ। फल काटकर बच्चे को खिलाओ। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण परेखू उड़ गया। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रात उसका प्राण परेखू। सॉरी बेटा, मिस्टेक हो गया। इसमें आपका अशुद्ध वाक्य हो गया, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, क्योंकि हमसे अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। बाकी सारे शब्द आपके ठीक हैं, सारे वाक्य आपके शुद्ध हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? तो मैंने कल ही आपको बताया था कि जो परसर्ग हैं वो विभक्ति के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी परसर्ग, सर्वनाम और संज्ञा। तो कड़ी के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये परसर्ग है आपका। ठीक। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं परसर्ग लिख के आ गया, मतलब विभक्ति कौन सी है? तो कर्ता ने, कर्ता ने। तो नियम मैंने बोला था आपको पूरा याद करने को। अगर आपने याद कर लिया है विभक्तियाँ पूरी 8, तो आपको ये आ जाएगा। तो कर्ता ने, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के अंदर के लिए और को दोनों आता है, संप्रदान को के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा संप्रदान। मंत्री, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके पदों के नाम हैं उनमें कोई सा भी पुल्लिंग इस्तेमाल नहीं होता, ना ही स्त्रीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि वहाँ उभयलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी आपके पदों के नाम आ जाएंगे, राष्ट्र,
राष्ट्रपति आ जाए, सचिव आ जाए, निर्देशक आ जाए, अध्यक्ष आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक पद के आगे बस आपको वह लिंग लगा देना है। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो तन में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पुल्लिंग। हंस पद ब्राह्म चिन्ह कौन सा है? तो आप इसमें देख रहे हैं तो आपका इसमें हंस पद जो है वो यह वाला है। जो चाहे करो रिक्त स्थान, बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा ब्राह्म चिन्ह लगा हुआ है? तो इसमें जो ब्राह्म चिन्ह लगा हुआ है वो आपका है अर्धब्राह्म, अर्धब्राह्म। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है रुकावट होना, निश्चिंत होना, हानि पहुंचाना, संकट में पड़ना। तो घोड़े बेचकर सोना एक तरह से चैन की नींद सोने को कहा जाता है, और चैन की नींद मनुष्य तब सोता है जब वह किसी भी प्रकार के बोझ से फ्री होता है, कि चिंता से फ्री होता है। तो निश्चिंत होना। लोक उक्तियों को उनके सही अर्थों में मिलान करें। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तो इसमें क्या हो गया? ज़बरदस्ती गले पड़ना। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। सुनिए सबकी, करिए मन की, मतलब अपने मन की करना। तो अंतःकरण की बात माननी चाहिए, खुद के मन की बात माननी चाहिए। काला अक्षर भैंस बराबर, मनुष्य का बिल्कुल अनपढ़ होना। जैसा नागनाथ वैसे सांपनाथ, मतलब दुष्ट दुष्टी है तो दोनों ही दुष्ट। तो इसी तरह से हमारी क्लासेस से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियोस को भेजें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में।